कल हमने डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के ये 1, 2, 3 और 4 चार तरीके किए थे विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि अब कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो सर ये वाला जो पोर्शन है ना, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, इस पे क्वेश्चन मतलब रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन में से क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट, ये मान के चलना इस वाले चैप्टर में से। और सेकंड चैप्टर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है। चलिए, तो सर देर आर 7 ways, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देर आर 7 ways through which a partnership gets dissolved through the order of the court। नंबर 1 कि सर यदि कोई एक्टिव पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में और वो यदि इंसेन हो जाता है, तो सर इट कैन बिकम अ बेसिस कि बाकी के पार्टनर्स जो हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया इस पार्टनरशिप फर्म को सर अब डिसॉल्व करा दीजिए क्योंकि हमारा एक एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया है। वो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना के आ जाएगा थर्ड पार्टी के साथ में, ऐसे कमिटमेंट करके आ जाएगा जो कि इंसेन होंगे, जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए सही नहीं होंगे। इसलिए इसलिए ये पॉइंट केवल एक्टिव पार्टनर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये यदि स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो यदि कहते हैं इंसेन हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट में जाके इस तरीके से आप डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर का कोई रोल है नहीं फर्म को बाइंड करने में। इसलिए ये पॉइंट केवल एक्टिव पार्टनर के लिए। डिटेल्स हम देखेंगे इसकी। सेकंड है परमानेंट इनकैपेसिटी, कि सर कोई पार्टनर जो है, एक्टिव पार्टनर जो है, वो यदि उसकी परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है, तो जैसे कि हाथ टूट गया, पैर एक्सीडेंट में रह गया, तो वो काम नहीं कर पा रहा है, तो सर परमानेंट इनकैपेसिटी जो है यदि किसी एक्टिव पार्टनर की हो जाती है, तो फिर कोर्ट में बाकी के पार्टनर्स जा सकते हैं, या फिर इस परमानेंट इनकैपेसिटी वाले के भी कुछ रिलेटिव्स जा सकते हैं क्या, अभी देखते हैं कि इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा दीजिए। मिसकंडक्ट, कि सर पार्टनरशिप के बिहाफ पे कोई पैसा आया था ये खुद रख लेते हैं, या फिर पार्टनरशिप में इनको जो काम करने से मना किया गया था ये बार बार वही काम करते हैं। तो मिसकंडक्ट, जैसे कि कैश 20,000 से ज्यादा कभी भी साथ लेके पार्टनरशिप का घूमने से मना किया, ये हमेशा 50,000 रुपए का कैश लेते हैं, कि सर ये कभी भी सही अकाउंट्स नहीं देते हैं। तो सर ये ऑल दीज ऑल बिकम बेसिस for misconduct and thus winding up of partnership, dissolution of partnership by order of the court। persistent breach of agreement, ये कॉमन पॉइंट्स लगेंगे आपको। बार बार एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, मना किया कि ऐसा मत करो, एक दो बार समझाया लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, बार बार एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, दैट बिकम्स अ बेसिस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अपन ने पढ़ा था एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, उससे इसको पार्टनरशिप के राइट्स नहीं मिल जाएंगे। बस कितने राइट्स मिलते हैं वो सब अपन ने डिटेल पढ़ी हुई है। लेकिन यदि किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है, बाकी के पार्टनर्स एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भैया हमें इस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करना है, तो काइंडली कोर्ट से प्रेयर करते हैं कि आप इसको डिसॉल्व कराएं। परपेचुअल लॉसेस, देखो फर्म यदि फिक्स ड्यूरेशन के लिए बनी है और यदि उसमें एग्जिट क्लॉज दिया ही नहीं है पार्टनर्स के लिए कि वो बाहर कैसे निकलेंगे, तो फिर सर जब तक सारे पार्टनर्स अलाउ नहीं करते कोई भी पार्टनर बाहर नहीं जा सकता, या फिर जब तक सारे पार्टनर्स नहीं मानते सर ये फर्म को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। एक भी पार्टनर बोले ये फर्म 10 साल के लिए बनी, अभी 5 साल में ही क्यों वाइंड अप करनी, इसको डिसॉल्व करना नहीं, एक भी अड़ गया तो ये फर्म जो है जो फिक्स ड्यूरेशन के लिए है और जिसमें इसको खत्म करने की बात नहीं लिखी गई थी, या फिर एग्जिट क्लॉज नहीं दिया गया था किसी के लिए, वो फिर डिसॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन यदि इस फर्म के बाकी के पार्टनर्स ये शो कर दें, एक पार्टनर अड़ रहा है, बाकी के पार्टनर्स ये शो कर दें कि सर पार्टनरशिप फर्म किस लिए होती है, पार्टनरशिप फर्म इसलिए होती है कि सर बिजनेस करके जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनके शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स करने का मेन एम होता है। पार्टनरशिप फर्म कभी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ में नहीं बनाई जा सकती है, कंपनी बनाई जा सकती है अंडर सेक्शन 8, अपन ने पढ़ा हुआ है। तो सर बिजनेस करके शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अब सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में इम्बाइब्ड है शेयरिंग ऑफ लॉसेस, कि सर लॉसेस जो हैं यदि होंगे तो वो भी शेयर होंगे।
लेकिन सर मेन एम तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स करने का है ना। तो सर यदि कोई पार्टनरशिप प्रूव कर दे कि ये फर्म पिछले 5 साल से लॉसेस में ही चली है और अगले 5 साल भी ये बिना लॉसेस के कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, मतलब तो अल्टीमेटली ये वाला पर्पस जो है प्रॉफिट कमाने का, ये डिफीट हो रहा है, जो कि अल्टीमेट पर्पस है। तो सर कोर्ट को यदि आपने सेटिस्फाई कर दिया दिस फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन फ्यूचर विदाउट लॉसेस, तो ये बहुत अच्छा बेसिस होता है कि फर्म को डिसॉल्व करना फिक्स्ड है, चाहे कैसी भी है कोर्ट उसको अलाउ करेगा, कर दो डिसॉल्व। जब मेन पर्पस प्रॉफिट से जनरेट नहीं हो सकते तो फिर हम कैसे इस फर्म को कंटिन्यू करने का बोले। नेक्स्ट, any other just and equitable ground, any other just and equitable ground। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड का मतलब वो ये वाला है कि कोर्ट को भरपूर, मतलब पहले 6 पॉइंट्स में तो सिचुएशंस बता दी, 7वें पॉइंट में तो अनलिमिटेड पावर दे दी है कोर्ट को। आपको कोई भी और दूसरा, आपको कोई भी और दूसरा यदि बेसिस जस्ट लगता है, सही लगता है, इक्विटेबल लगता है कि आप इस बेसिस पे आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो, तो वो करवा सकती है कोर्ट। जैसे कि कोई, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म ऐसे बिजनेस में जा रही है जिसमें पाकिस्तान और चाइना से, जो कि हमारी एनिमी कंट्रीज है, उनके साथ में कोई डीलिंग करने का लगता है, कोई भी कारण जो कोर्ट को वैलिड लगता है कि ये यार ये कारण है, इस फर्म को तो डिसॉल्व कर देना ही ज्यादा अच्छा है, तो वो कोई भी कारण सॉर्ट करके जो कोर्ट को सही लगता है उससे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा, मतलब एक याद रखने के लिए एक पॉइंट बताता हूँ। अपुनिज भगवान है ऐसा करके एक एक कोई डायलॉग आया था किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। मतलब ये कोर्ट को इतनी पावर दे रहा है, वो चाहे जिस बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द 7 वेज थ्रू विच बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जगह पे मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पार्टनर्स जो हैं उन्हीं उन्हीं के बेसिस पे। अब जैसे इंसैनिटी है, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, तो सर सूट में बी फाइल्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये सूट कौन फाइल कर सकता है? पहला पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट में, इंसैनिटी के बेसिस पे कि सर एनी अदर पार्टनर, कोई दूसरा पार्टनर फाइल कर सकता है। दूसरा मतलब जो इंसेन नहीं हुआ हुआ है उसके इंसेन हुआ हुआ है उसके अलावा दूसरा पार्टनर, या बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड। ये पार्टनरशिप फर्म है, ये वाला पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, या तो रिमेनिंग पार्टनर्स इसको बेसिस बना सकते हैं। खुद पार्टनर जो अनसाउंड माइंड का हुआ है वो इसको बेसिस नहीं बना सकता कि फर्म को खत्म कर दो मेरी इंसैनिटी के कारण, अनसाउंड माइंड के कारण, नहीं वो नहीं कर सकता। बाकी के पार्टनर्स, या फिर इस पार्टनर का जो नेक्स्ट फ्रेंड है, नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब कौन हो गया, जो भी नियर डियर वन है, चाहे इसके रिलेटिव हो, चाहे वाइफ हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे यदि इनमें से कोई रिश्तेदार नहीं है तो जो करीबी, जो इसका मित्र हो, वो फाइल कर सकता है कि सर ये इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये खुद नहीं कर सकता है इसको बेसिस बना के। एक तो ये हो गया। परमानेंट इनकेपेसिटी जो है एक्टिव पार्टनर की, डोरमेंट पार्टनर के लिए नहीं, एक्टिव पार्टनर के लिए ही परमानेंट इनकेपेसिटी मायने रखेगी कि फॉर्म को डिसॉल्व करा देने कर देने के लिए। मिसकंडक्ट में क्या क्या पॉइंट आए हैं? गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पार्टनर, एसएल वर्सेस हेवर्ड, ये केस एक नाम ध्यान रखना। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जहां पर भी क्वेश्चन आए वहां पर एसएल वर्सेस हेवर्ड डालना है। देखो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब शब्दों से ही, खुद से ही पता पड़ रहा है कि सर हमारा आप पे विश्वास था, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था, और आपने उसको तोड़ दिया, तो सर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। तो फिर अब हम पार्टनरशिप जिंदा नहीं रख सकते, बिकॉज यू आर मिसकंडक्ट का तुमने किया है। एक और एग्जांपल देखो, इस केस में क्या हुआ था, सॉलिसिटर एंट्रस्टेड विद क्लाइंट्स मनी यूज्ड इट फॉर हिज पर्सनल पर्पस। सर ये वकीलों की फर्म थी, वकीलों में से एक को क्लाइंट के ब्याह पे पैसा दिया गया था, इसने खुद के पर्सनल यूज में वो पैसा काम ले लिया। तो ये क्या कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है। हाँ ये अलग बात है, इसके लिए पूरी फर्म जिम्मेदार होगी, पर बाद में ये लोग इससे इंडेमनिटी के तौर पे ये पैसा वसूल सकते हैं, यहाँ तक भी अपन ने पढ़ा था। लेकिन मिसकंडक्ट है, ये बार बार ऐसा मिसकंडक्ट कर रहा है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है। तो सर, या फिर मिसकंडक्ट में और क्या आएगा,
neglect or refusal by a partner to participate in the conduct of the business of the firm. 4 पार्टनर्स हैं, रिया, ईशा वांगड़, ईशा शेट्टी, खनक, 4 पार्टनर्स हैं। रिया क्या है, सब जने बोलते हैं भाई आके बिजनेस पे, फर्म के बिजनेस पे ध्यान दो। रिया मैडम को कुछ पड़ी ही नहीं है, रिया मैडम बाहर घूमने चले जाते हैं, कभी कभी अपने पर्सनल काम में लग जाते हैं। तो सर ये जो है दिस विल बी नोन एज मिसकंडक्ट बाय अ पार्टनर, ठीक है। ये ऐसा हो रहा है, दिस कैन बिकम अ बेसिस फॉर रिजोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। थेफ्ट ऑफ फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज आल्सो काउंटेड अंडर मिसकंडक्ट। ये मान लो खनक ने फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी उनको चोरी करके अपने पास में रख लिया, ये भी एक मिसकंडक्ट कहलाता है। ये भी बेसिस बनेगा फर्म को कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व कराने का, ठीक है। परसिस्टेंट, बार बार एग्रीमेंट को तोड़ देना, ठीक है। द कैसे कि सर जानबूझ के आप बार बार एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, किससे रिलेशन में, रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म और रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म आप बार बार एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं। कीपिंग एरनियस अकाउंट्स, नॉट एंटरिंग द रिसिप्ट्स, आपको जो पैसा मिला उसको आपने बताया ही नहीं। कंटिन्यूअसली क्वारलिंग बिटवीन द पार्टनर्स, कीपिंग मोर कैश देन अलाउड, एम्बेजलमेंट, घोटाला कर दिया, रिफ्यूजल टू शो द अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, दीज आर ऑल काउंटेड अंडर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। मिसकंडक्ट और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट आसपास एक जैसे ही लगते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। परपेचुअल लॉसेस, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, तो और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा मंशा क्या हुआ बोल। सर वो एम्बेजमेंट का मतलब क्या है? एम्बेजलमेंट मतलब घोटाला कर देना, ठीक है। घोटाला मतलब पैसा माल चुरा के ले जाना, कुछ भी कर देना ऐसा। नेक्स्ट, अब ये तो हो गए 7। अब इसमें एक चीज और थी, हाँ, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। कोर्ट को कोई भी दूसरा ग्राउंड यदि महसूस होता है उस पे भी, जैसे कि देखो एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में क्या क्या केसेस तुम्हारे मॉड्यूल में इंक्लूड किए गए, ABCD 4। डेडलॉक इन मैनेजमेंट, इनमें से दो एक बोल रहे हैं कि नहीं इस डिसीजन पे जाना चाहिए, दो दूसरी तरफ बोल रहे हैं नहीं इस डिसीजन पे जाना चाहिए, डेडलॉक हो गया, उस डेडलॉक का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ा डेडलॉक है ये फर्म को चलाने को लेके। तो मैनेजमेंट में यदि डेडलॉक हो गया तो फिर अब इट विल बिकम अ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। कोई भी एक पार्टनर कोर्ट में चला जाए, यार इसको कहानी को खत्म करो, डेडलॉक हो चुका है मैनेजमेंट में, लोग एक दूसरे की बातें सुन नहीं रहे हैं, तो कृपया इस फॉर्म को वाइंड अप करो। कोर्ट को सही में दिखेगा कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो गई, वो ऑर्डर दे देगा वाइंड अप करने के लिए। वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, कि चारों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, फिर काय का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ठीक है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड बाय द कोर्ट कि इस पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म कर दिया जाए। लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम या लेयर्स, देखो लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम में ऐसा कुछ समझाने लायक कोई चीज नहीं है। क्या होता है कि आपका एक दूसरे पे जो विश्वास होता है ना, वो अब एक तरीके से खत्म होने लग गया है, ठीक है। प्लस ये पार्टनर्स आपस में मर गए हैं, बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, कई बार मजा नहीं आता है क्योंकि जो पार्टनर ये वाला इसमें फर्म में वैल्यू लेके आ रहा था वो खत्म होने लग गई है। तो सर जब मतलब नहीं रहा है, कोई गुड अर्थ नहीं रहा है इस फर्म को चलाने का। गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यदि किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के पैसे से गैम्बलिंग कर लिया, तो सर ये छोटी छोटी बातें जो हैं कोर्ट को लगता है ऐसी और भी कोई बातें, तो सर उनके बेसिस पे वो वाइंड अप करने का ऑर्डर निकाल सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का ऑर्डर निकाल सकती है। डिसोल्यूशन, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में अपन ने एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, इस पार्टनर के अलावा बाकी पार्टनर्स फाइल कर सकते हैं कि इसने अपना ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट, इसलिए इस फॉर्म को डिसॉल्व कर दो। ये खुद नहीं कर सकता, माने पहले तो खुद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स कर रहा है, पार्टनरशिप इंटरेस्ट कर रहा है, और फिर बाद में खुद ही फाइल कर रहा है कि अब इस फॉर्म को डिसॉल्व कर दो क्योंकि मैंने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। पीपल हु आर पार्टनर्स अदर देन दिस ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट, जिसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, उसके अलावा बाकी के पार्टनर्स इसको बेसिस बना के और पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक तो ये बात हुई।
दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सर कई बार हम देखते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में कुछ राइट्स एक्स्ट्रा दे देते हैं पार्टनर्स को, कुछ राइट्स उनके एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है सर, फाइन। लेकिन ये वाले जो 7 इंस्टेंसेस में फर्म को डिसॉल्व करने के जो राइट्स दिए हैं, यानी कि कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म थ्रू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये वाले जो 7 राइट्स हैं, ये कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि पार्टनर्स आपस में लिख दे रहे हैं कि यदि किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, बाकी के पार्टनर्स डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, ऐसा लिख भी दिया तो भी वो इतना सा पोर्शन लिखा हुआ वॉइड वॉइड हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा कर ही नहीं सकते हो। यदि कोई पार्टनर कंटिन्यूअसली एम्बेजलमेंट कर रहा है या पार्टनरशिप में डेडलॉक हो गया और आप ऐसे लिखते हो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स में डेडलॉक भी हो जाए तो भी कोई पार्टनर उसके बेसिस पे कोर्ट में नहीं जाएगा फर्म को डिसॉल्व कराने। आपने लिख भी दिया तो भी उसके कोई मायने नहीं है, वो हमेशा जा सकते हैं। ये 7 राइट्स में डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप थ्रू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कभी भी एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, इट्स वेरी इजी। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया? कनक, ईशा शेट्टी, वंशा, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये ध्यान से करना, ये रजिस्ट्रेशन कल अपन ने किया था, क्या आप लोगों ने 5-10 मिनट घर पे लगा के रजिस्ट्रेशन को एक बार वापस रिवाइज किया कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? नंबर 1। नंबर 2, फर्म के रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या नहीं? लेकिन यदि रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं जो केवल रजिस्टर्ड फर्म को मिलेंगे? कौन से बेनिफिट्स हैं? उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, वो सब उनको मिलेंगे, भले ही फर्म रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है कब होना चाहिए? केस फाइल करने से पहले पूरा हो जाना चाहिए या बस रजिस्ट्रेशन की वेट अप्लाई कर दिया तो भी बहुत है? ये छोटी छोटी बातें जो अपन ने पढ़ी थी जो एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, फिर अपन ने डिसोल्यूशन पढ़ा था कि डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में फर्क होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज होना, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हर पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो जाना, ऐसा कि अब फर्म ही खत्म हो जा रही है। ठीक है, डिसोल्यूशन 2 तरीके से, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब लास्ट पोर्शन इसका चालू करते हैं, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन। नाउ लास्ट पोर्शन मतलब डिसोल्यूशन से संबंधित जो 1-2 बातें बची हुई हैं वो करते हैं। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, तो पार्टनर्स का क्या क्या राइट बनता है? देखो, पहला राइट, राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म एंड द पर्सनल डेट्स पेड ऑफ। समझना, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है कि सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स होती है। यस सर, इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि सर यदि पार्टनरशिप की एसेट्स जो हैं वो 1 करोड़ रुपए की है और लाइबिलिटीज जो हैं वो 1.5 करोड़ रुपए की है, यानी पार्टनरशिप की एसेट जो है वो पहले पार्टनरशिप की लाइबिलिटी चुकाने में काम ली जाएगी, और फिर एक्सेस यदि कुछ बचता है, यदि ये पोजीशन उल्टी होती, 1.5 करोड़ एसेट होती और 1 करोड़ की लाइबिलिटी होती, तो बचा हुआ 50 लाख रुपए पार्टनर्स के बीच में दिया जाता, जिससे वो अपना पर्सनल डेट्स या जो भी अपनी देनदारी है उससे एक्स्ट्रा जो इनका हिस्सा पार्टनरशिप से मिला है उससे चुका लेते हैं। लेकिन लेकिन यदि ऐसा है कि एसेट कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है, तो इन पार्टनर्स को घर से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये अपन सब जानते हैं, तभी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हाँ सर, लेकिन सर इनको एक शील्ड मिली हुई है। क्या शील्ड मिली हुई है? दैट पहले इनकी पर्सनल एसेट्स, इनकी पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटीज को चुकाने में काम ली जाएगी, और फिर यदि कुछ एक्सेस बचता है तो वो पार्टनरशिप का जो एक्सेस देनदारियां हैं उसको देने में काम लिया जाएगा। सेम रूल, ध्यान से सुनना, सेम रूल जो पार्टनर्स के साथ में जो पार्टनरशिप के साथ में लगता है ना, वही रूल पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी लगता है। क्या कि सर पार्टनरशिप की जो एसेट्स हैं वो पहले पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज को चुकाने में काम ली जाएगी, और एक्सेस यदि बचता है तो पार्टनर्स को मिलेगा। उसी तरीके से पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं
वो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज को चुकाने में काम ली जाएगी, और फिर एक्सेस बचता है तो पार्टनरशिप की देनदारियां चुकाने में काम लिया जा सकता है। क्या ये रूल दिमाग में फिट हो गया श्लोक मुंदड़ा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन उसमें भी बेनिफिट है कि पहले आपकी एसेट्स को पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी, मान लो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स है 1 करोड़ रुपया और पर्सनल लाइबिलिटीज है 30 लाख रुपए, तो पहले इस 1 करोड़ में से उसने जो पर्सनल लोन लिया हुआ है किसी बैंक से 30 लाख रुपया वो चुकाया जाएगा, फिर बचे हुए 70 लाख को यहाँ पर पार्टनरशिप की देनदारियां चुकाने में काम दिया जा सकता है। क्या ये रूल समझ में आ गया श्लोक? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो पहला राइट है किसी पार्टनर का, राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म एंड पर्सनल डेट्स पेड ऑफ इन दिस फैशन, जो अभी मैंने आपको समझाया है कि पार्टनरशिप की ये 4 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर बोले अब तो फर्म डिसॉल्व हो रही है, पहले अपन प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नहीं, बाकी के पार्टनर्स अड़ सकते हैं। पहले पार्टनरशिप एसेट्स किस में काम आएगी? पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज देने में काम आएगी, बचा हुआ तुम ले सकते हो। और पहले हमारी पर्सनल एसेट्स जो है वो हमारी पर्सनल लाइबिलिटीज को चुकाने में काम आएगी, बचा हुआ है तो पार्टनरशिप की देनदारियां चुकाने में ले सकते हो यदि वहां पर कम पड़ रहा है। ये रूल ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, सेकेंड राइट ऑफ पार्टनर अपॉन डिसोल्यूशन, राइट टू क्लेम द रिटर्न ऑफ प्रीमियम और गुडविल ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। देखो, ये पार्टनरशिप है, 3 पार्टनर्स हैं, ध्यान से देख श्लोक, ये पार्टनरशिप है, 3 पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, पार्टनरशिप का काम धंधा बहुत अच्छे से जम गया है, ये नया पार्टनर को अंदर घुसने की इच्छा है। बाकी पार्टनर्स बोले देखो रिस्क हमने ली थी, अब धंधा सेट हो गया, अब तुम अंदर आना चाह रहे हो तो तुमको अंदर आने के लिए कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। 25% हिस्सेदारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या प्रीमियम देना पड़ेगा? कि सर आपको गुडविल, जो आपके तौर पे जो हमारी गुडविल है, जो हमने इस फर्म की गुडविल बनाई है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप कैसी थी कि सर फिक्स ड्यूरेशन की पार्टनरशिप थी, 10 साल की थी, 5 साल निकल चुके हैं, बचे हुए 5 साल के लिए अंदर आना चाह रहा है और प्रीमियम या गुडविल दे के अंदर घुसा है। अब यदि इस पार्टनरशिप फर्म का प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है यानी समय से पहले, बचे हुए 5 साल से पहले ये अगले 5 साल के लिए प्रीमियम देके अंदर घुसा है, कैसी फर्म में? जिस जो कि एक फिक्स ड्यूरेशन की फर्म है, उसमें प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, तो इस पार्टनर को प्रपोर्शनेटली अपना प्रीमियम या गुडविल का पार्ट वापस लेने का अधिकार है। कब कब है, कब कब नहीं है, वो देखना है। कि सर मान लीजिए 5 साल के लिए ये फर्म का टेन्योर बचा है, ये पार्टनर अंदर घुसा, ये पार्टनर अंदर घुसा, प्रीमियम देके घुसा, कितने का? 5 लाख रुपए का, हर साल के लिए 1 लाख रुपए का प्रीमियम देके अंदर घुसा। अभी 3 साल बाद ये फर्म वाइंड अप हो जा रही है, 3 साल बाद ये फर्म वाइंड अप हो जा रही है, तो सर इसका 3 लाख का ही प्रीमियम काम आया, 2 लाख का प्रीमियम इसको वापस लेने का अधिकार है सर। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये 2 लाख रुपए का प्रीमियम वापस नहीं मांग सकता। क्यों? कब कब नहीं मांग सकता? नंबर 1, फर्म खुद इसकी बेवकूफी के कारण डिसॉल्व हो रही है। फर्म जो है वो खुद इसकी खुद की बेवकूफी के कारण डिसॉल्व हो रही है, इसने मिसकंडक्ट किया, ठीक है, मिसकंडक्ट कर दिया, उसके कारण फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो अपना, अब इसकी खुद की बेवकूफी के कारण डिसॉल्व हो रही है तो ये अपना प्रीमियम नहीं मांग सकता। फर्म डिसॉल्व हो रही है किसी पार्टनर की डेथ के कारण, मान लो होता है ना, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो कोई भी एक पार्टनर की यदि डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है तो पूरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। एक पार्टनर की सच्ची में डेथ हो गई, तीसरे साल ही हो गई, ठीक है, इसके अंदर घुसने के तीसरे साल में ही पार्टनर की डेथ हो गई। सर अब डेथ के कारण पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो किसी की कोई गलती नहीं है, ये अपना प्रोपोर्शनेट प्रीमियम वापस नहीं मांग पाएगा, ठीक है। चलिए, तो और चलिए अब डिटेल में देखते हैं। अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ प्रीमियम विल डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, 2 चीजों पे रिफंड डिपेंड करेगा। नंबर 1, द टर्म्स अपॉन विच ही बिकेम द पार्टनर इन द फर्म, किन टर्म्स पे वो पार्टनर बना है, और दूसरा द लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच ही वाज अ पार्टनर इन द फर्म, 5 साल के लिए था, 3 साल के लिए हो गया,
तो बचे हुए पीरियड को देखना पड़ेगा। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, यदि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ साफ लिख दिया गया है कुछ भी हो जाए तुमको प्रोपोर्शनेट प्रीमियम रिटर्न नहीं किया जाएगा, यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस में खुद में ही साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो प्रीमियम रिटर्न के टाइम इन दो चीजों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन नो रिफंड ऑफ प्रीमियम अलाउड ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन इन दीज केसेस। नंबर वन, यदि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है ड्यू टू डेथ ऑफ एनी पार्टनर तो फिर कोई प्रोपोर्शनेट प्रीमियम नहीं मिलेगा। नंबर टू, डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू द मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर क्लेमिंग द रिटर्न ऑफ द प्रीमियम। खुद उसी पर्सन की बेवकूफी के कारण, उसी पार्टनर की बेवकूफी के कारण फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो फिर अब वो नहीं दे पाएगा। और तीसरा, सर डिसोल्यूशन इज इन परसूंस ऑफ एन एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ द प्रीमियम ऑन और एनी पार्ट देयरऑफ। खुद ऐसा लिख दिया गया है कि भैया प्रीमियम किसी भी सूरत में रिटर्न नहीं किया जाएगा, या रिटर्न के बाबत कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात ही नहीं हुई है तो फिर रिटर्न नहीं होगा। इसलिए यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा देके, प्रीमियम देके या गुडविल देके अंदर घुस रहे हो तो फिर आपको ध्यान करना चाहिए कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा लो कि यदि किसी भी कारणवश यदि प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है तो मुझे प्रोपोर्शनेट प्रीमियम जितना भी टाइम पीरियड बचा है उस हिसाब से आप मुझे वापस करेंगे। ये तो हो गया राइट्स ऑफ अ पार्टनर अपॉन डिसोल्यूशन, ठीक है। का पहले दो पॉइंट्स, पहले कौन सा डेट्स पे ऑफ करने का राइट है, फिर कौन सा सेकंड, यदि कोई अंदर घुसते हुए प्रीमियम भरा है तो उसके साथ में कैसे डील करना। तीसरा राइट है राइट इन केस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसलिए टूट रहा है क्योंकि किसी पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया या मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। तो फिर जो बाकी के पार्टनर्स हैं, अग्रीव्ड पार्टनर्स हैं, इस पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया या मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो बाकी के पार्टनर्स जो हैं वो ये सब राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर वन, राइट ऑफ लियन ऑन सरप्लस एसेट्स। जो भी एक्स्ट्रा एसेट्स हैं ये तब तक उस पर, यदि फिजिकल पोजेशन इनके पास में है तो उस पर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि फिजिकल पोजेशन इनके पास में है तो उस पर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसा राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि सर तेरे को हम तेरा हिस्सा इस एसेट में तभी देंगे जब तूने जो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया उसकी भरपाई करेगा, उसके लिए हम पूरी फॉर्म बाइंड होने लगते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में। तो हमने एक बार तो बाइंड होके पे कर दिया, लेकिन ये फर्म की एसेट तब तक हमारे पास में ही रहेगी जब तक कि तू हमें हमारा, तेरी बेवकूफी के कारण जो पैसा हुआ है वो लौटा नहीं देता। तो यदि किसी पार्टनर ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया, बाकी के पार्टनर्स का राइट ऑफ लियन आ जाता है। लियन कौन सा राइट होता है कि सर किसी भी गुड्स के फिजिकल पोजेशन को अपने पास में तब तक दबा के रख लेने का जब तक कि उससे रिलेटेड पेमेंट नहीं हो जाए, ठीक है। राइट टू सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का राइट क्या होता है मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। मंशा मैडम, व्हाट इज द राइट ऑफ सब्रोगेशन? स्टेपिंग इनटू शूज। स्टेपिंग इनटू द शूज। तो तू तेरे पिताजी के शूज में या माताजी के चप्पल में पैर डाल देती है तो तू उनको सब्रोगेट कर रही है। ये जस्ट समझाने के लिए बोला है। हाँ, असली मीनिंग क्या है, मान लो कि सर ये पार्टनर जो है ये बेवकूफी करके आ गया किसी क्रेडिटर के साथ में, ठीक है। क्रेडिटर के पास में फर्म के खिलाफ राइट्स थे, कुछ यहाँ चीजें गिरवी पड़ी हुई थी, ठीक है। तो सर राइट ऑफ सब्रोगेशन में किसी एक पार्टनर ने मान लो पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे क्रेडिटर को कोई पैसा चुकाया तो उसके पास में राइट ऑफ सब्रोगेशन आ जाएगा, यानी कि वो क्रेडिटर के शूज में स्टेप इन कर जाएगा। जो सारे राइट्स क्रेडिटर को थे वो सारे राइट्स इसको मिल जाएंगे। तो पार्टनर का राइट होता है राइट ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। हर पार्टनर का राइट होता है इंडेमनिफिकेशन। सर किसके अगेंस्ट, यदि किसी पार्टनर ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया उसके लिए पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स को जिम्मेदार बना दिया गया है तो सर इंडेमनिटी लेने का तो राइट होता ही है। ये तो मैं कब से ही आपको शुरुआत से बता ही रहा हूं। नेक्स्ट, राइट टू यूज द नेम ऑफ द फर्म। सर ये ध्यान से समझना, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पहला राइट तो हर पार्टनर का होता है, बाकी के पार्टनर्स को इस फर्म का नाम यूज करने से रोक सकता है। हर पार्टनर बाकी के पार्टनर को इस फर्म का नाम या गुडविल यूज करने से रोक सकता है। लेकिन यदि किसी एक पार्टनर ने
बाकी के पार्टनर से इस पूरी फर्म की गुडविल खरीदी है, then that partner is having the right to use the goodwill of the firm. यदि उसने खरीदी है तो उसको जरूर यूज करने का अधिकार है. नेक्स्ट, राइट टू रिस्ट्रेन द यूज ऑफ फर्म नेम. जो अभी मैंने बताया था ना, बाकी के जब तक किसी ने खरीदी नहीं है, हर पार्टनर बाकी के पार्टनर को रोक सकता है कि तू फर्म के नाम से काम धंधा नहीं करेगा, फर्म खुद को फर्म का रिप्रेजेंट नहीं करेगा. ठीक है, हर पार्टनर डिसोल्यूशन पे दूसरे पार्टनर को रोक सकता है कि सर आप फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे. ऐसा भी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ एग्री कर सकते हैं. कोई भी कॉम्पिटिंग बिजनेस एक दूसरे के साथ में नहीं करेगा, मतलब फर्म के साथ में नहीं करेगा. ठीक है, तो सर क्या क्या बातें. On dissolution of the firm, every partner or his representative may restrain any other partner or his representative from carrying on a similar business in the firm name or from using any of the property of the firm for his own benefit until the affairs of the firm have been completely wound up. जब तक कि फर्म के अफेयर्स को पूरी तरीके से वाइंड अप नहीं किया जाता, तब तक बाकी के पार्टनर्स हर पार्टनर को रोक सकते हैं. फर्म का नाम काम मत लो, फर्म से कॉम्पिटिंग बिजनेस मत करो. ठीक है, लेकिन ये राइट जो है ये फॉलोइंग टू कंडीशंस के अंडर आता है. नंबर वन, पार्टनर्स का देयर इज नो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. यानी कि एग्रीमेंट अलग से है, हर पार्टनर फर्म का गुडविल यूज कर सकता है, या हर पार्टनर अपने आप को फर्म का जब तक कि अफेयर्स वाइंड अप नहीं हो जाते तब तक वो फर्म का पार्टनर जैसे रिप्रेजेंट कर सकता है. अलग से जाके कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है. यदि एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी है कि आप जाके कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो तो फिर करो ना. यदि नहीं है तो वो आपको रोक सकते हैं. नेक्स्ट, पार्टनर कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस हैज बॉट द गुडविल ऑफ द फर्म. जो सिमिलर बिजनेस बाहर जाके कैरी ऑन कर रहा है, यदि उसने गुडविल खरीदी है तो वो आराम से, चाहे एग्रीमेंट हो नहीं हो, गुडविल खरीदने का एग्रीमेंट है तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये हो गया राइट्स ऑफ द पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन. अब अपन आते हैं टुवर्ड्स लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन. पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या क्या है अपॉन डिसोल्यूशन. ठीक है, एक बार सेम लिंक पे रिजॉइन कीजिए, सब जने एक बार सेम लिंक पे रिजॉइन कीजिए.